राम राम जी सारान। और क्या हो सारा? उम्मीद करूं बढ़िया होगा। तो सबसे पहला तो थाने सारान मेरी तरफ हूँ राम राम। बढ़िया एग्जाम होया होगा। तो सबसे पहला मैं थारू समय यातना चाहूँ। कोई व्यक्तिगत कारणवश हूँ अपनी लगभग बहुत टाइम क्लासा को नहीं आई, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अपनी लगातार दोबारा फिर क्लासा रेगुलर आवे। ठीक है, पूरा प्रयास रहेगा को, कोई दिक्कत को नहीं। तो थोड़ा सा मैं थाने पहले ही समय यातना चाहूँ भी मेरे थोड़ा सा मेरा व्यक्तिगत कारण बिंग कारणवश मेरी क्लासा रेगुलर को नहीं, रेगुलरिटी टूट चुकी है। लेकिन अब पूरा प्रयत्न करूंगा मैं क्लास वाइज रेगुलर थाने क्लासा देने की। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा क्लास सपोर्ट करनी है। पहला क्लासा अगर कोई नया बच्चा जुड़ो तो पहला क्लासा थे जाके जरूर देखो। बिंग अंदर आप टॉपिक लगभग कवर कर चुके हैं जिका कि मोस्ट ऑफ एग्जाम इंपोर्टेंट है, जिया कि भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, एनटीपीसी में पूछोगे हो। ठीक है, अभी एनटीपीसी का एग्जाम अभी होया 23 तारीख का। ठीक है, और अभी बाद में मानव रोग क्वेश्चन पूछेड़ा तो वे भी अपना करवाएड़ा है। ठीक है, और भी बहुत सा टॉपिक है, प्रकाश रिलेटेड क्वेश्चन पूछा तो वे भी अपना करवाएड़ा है। यानी कि मोस्ट इंपोर्टेंट मैं टॉपिक करवा चुके हो अंदर जिसका एग्जाम हो मोस्ट इंपोर्टेंट है। लेकिन अभी रेलवे ग्रुप डी के अंदर कितनी है? 30 नंबर की साइंस है। रेलवे ग्रुप डी के अंदर अपनी कितनी साइंस है? 30 नंबर की है। ब्यू बाद में 4th ग्रेड की वैकेंसी है, बिंग अंदर साइंस है। कुछ टॉपिक हो गया, कुछ को नहीं है, मैं दोबारा फिर करवा देशूं। ठीक है, बिंग बाद में अपना और ज्यादा वैकेंसी है, बिंग अंदर भी अपनी साइंस आवेगी। और नवंबर में 12 नवंबर को थाने पता तो आपको लैब असिस्टेंट या प्रयोगशाला सहायक को भी एग्जाम है। तो बिंग अंदर अपना साइंस वाला बच्चा सारा फाइट करेगा। तो बिंग अंदर मैं थाने 10th लेवल तक की कंप्लीट साइंस और 11th 12th की बायोलॉजी है जिसकी बात मैं कवर करवाने को थाने पूरा प्रयास करूंगा। तो ज्यादा से ज्यादा क्लास में शेयर करनी है। ठीक है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। अपना यूट्यूब को प्लेटफॉर्म है थाने पता ही है, तो ज्यादा बताने की जरूरत को नहीं। तो आप अपना टॉपिक शुरू करा, नया टॉपिक है और पूरा टॉपिक एक ही बात कहूं, पूरी क्लास में अच्छा ढंग से देखियो, चीज बिल्कुल आरामदायक समझ में आएगी, कोई किंतु परंतु वाली बात को नहीं। मैं पूरा प्रयास करूंगा थाने नोट्स प्रोवाइड करवाने को। और अगर जो भी अपना सिस्टम है अपन शुरू करा तो करना शुरू। ठीक है जी, तो जो भी कोई चीज नहीं समझ में आ रहा मन कमेंट में पूछो, कोई दिक्कत को नहीं अंदर। और अगर अपन क्लास शुरू करा, चलो अपना टॉपिक क्या है? पहले तो अपना थाने चैनल को नाम बता दियो। अपने चैनल को नाम है बायोलॉजी किंग बाय नरेंद्र कुमार। क्या नाम है? बायोलॉजी किंग बाय नरेंद्र कुमार अपना चैनल को नाम है। और मैं वीडियो थाने पता है शूट करना तो पंखो बंद कर रखा है। क्यों कर रखा है? क्योंकि फिर ज्यादा मेरी आवाज को नहीं होगी, पंखे की हवा की आवाज आवेगी। तो थार वास्ते मेहनत कर लग रहा हूँ, थे भी थोड़ा सा मैंने सपोर्ट करियो। ठीक है, चलो आगे बात करा। चैनल को नाम आ गया अपना बायोलॉजी किंग। टॉपिक है अपना रक्त परिसंचरण तंत्र। रक्त परिसंचरण तंत्र। देखो रक्त तो थे सारा जाने हो, रक्त ना के केवा रुधिर केवा, और के केवा साहब ब्लड केवा, और के केवा साहब खून भी केवा। लेकिन एग्जाम में था ना ब्लड या रुधिर मिल देखने ना मिला और रक्त भी मिला। परिसंचरण का मतलब होता है कि आदान प्रदान। ठीक है, चीजों को लेके आना, चीजों को लेके जाना। और तंत्र का मतलब होता है सिस्टम की, पूरा एक सिस्टम होता है हमारी बॉडी के अंदर। क्या होता है? पूरा एक सिस्टम होता है जो क्या करता है? रक्त परिसंचरण का मतलब होता है हमारे शरीर में चीजों को लेके आना, चीजों को लेके जाना। इन चीजों का काम कौन करता है? इन चीजों का काम करता है जी हमारा रक्त करता है। चलिए अब एक एक लाइन समझने का प्रयास करते हैं। शरीर में विभिन्न प्रकार के परिवहन के लिए एक तंत्र विकसित होता है। शरीर में विभिन्न प्रकार के, शरीर में आपको पता है क्या क्या चीजें परिवहन होती हैं? देखिए इसमें बोला है कि शरीर में विभिन्न प्रकार के परिवहन के लिए, परिवहन का मतलब आदान प्रदान होगा, लेके जाना। अब देखो आपको एक छोटा सा एग्जांपल समझा, जैसे आपने बस में सफर करते हैं तो बस हमारे परिवहन का साधन है। उससे कोई मतलब नहीं है कौन आदमी जा रहा है, सवारी क्या काम जा रही है, कहां जा रही है, लेडीज जा रहा है, जेंट्स जा रहा है, बच्चे जा रहे हैं, बुजुर्ग जा रहे हैं, उसको कोई मतलब नहीं है, उसके लिए सब समान है। उसी प्रकार हमारे रुधिर के अंदर भी सभी चीजें समान है। वो किस किस चीजों का आदान प्रदान करता है? जैसे पोषक तत्व। पोषक तत्व होते हैं जी हमारे शरीर में कितने? 7। साथ के साथ वैसे अपने इसका पोषक तत्व का टॉपिक अलग से है, उसके अपने अलग से बात करेंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं मोटा मोटा 7 होते हैं। कौन कौन से होता है? एक होता है जी कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है जी? कार्बोहाइड्रेट। दूसरा होता है जी प्रोटीन। तीसरा होता है जी वसा। चौथा होता है जी विटामिन। पांचवा होता है जल, खनिज लवण और खाद्य रेशे। ये सारी चीजें हमारी बॉडी में पोषक तत्व, मुख्य कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और जल, खनिज लवण, खाद्य रेशे, इन सारों का परिवहन कौन करता है? रक्त द्वारा ही इसको अलग अलग विभिन्न अंगों तक लेके जाया जाता है जिसमें जिस्म की जरूरत होती है। उसके बाद में अपशिष्ट पदार्थ। अपशिष्ट पदार्थ जैसे हमें भोजन के द्वारा अपशिष्ट पदार्थ बनता है, ठीक है, और यूरिन बनता है। उनको जो अपशिष्ट पदार्थ है यूरिन बनाने की प्रोसेस होती है वो किडनी में होती है, लेकिन उन तक अशुद्ध रक्त लेके कौन आता है? उन अशुद्ध पदार्थों को लेके कौन आता है? रक्त ही तो लेके आता है, क्योंकि वो रक्त में मिक्स होते हैं।
ये चीज मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। उसके बाद में एंजाइम्स होते हैं जो हमारे शरीर में, एंजाइम वाले मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाली हुई है, देख लेना कि एंजाइम क्या होते हैं, उत्प्रेरक क्या होते हैं, एंजाइम्स क्या होते हैं, वो शॉर्ट वीडियो डाली हुई है, आप इसके शॉर्ट्स में देख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद में हार्मोन्स, हार्मोन्स भी अलग अलग ग्रंथियों से स्रावित होते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां, बाह्यस्रावी ग्रंथियां, ये हार्मोन्स होते हैं, तो ये हार्मोन्स अलग अलग काम करते हैं। उसके बाद में आगे देखिए आगे क्या होता है, रुधिर के बारे में बात करेंगे तो रुधिर होता है जी हमारा तरल संयोजी ऊतक। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, एक बार इस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कि निम्न में से तरल संयोजी ऊतक है, क्वेश्चन क्या था, निम्न में से तरल संयोजी ऊतक है, वहां पे आपको ब्लड दिया था, फ्लोएम दिया था, जाइलम दिया था और एक एक्सवाइजेड कुछ भी और दिया था। तो ध्यान दे लेना, एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रुधिर से, रुधिर हमारे शरीर में एक तरल संयोजी ऊतक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, टिक मार्क कर लेना या नोट कर लेना, यहां से क्वेश्चन पड़ता ही पड़ता है। इसके बाद में पदार्थों के परिवहन में परिसंचरण का माध्यम कौन प्रदान करता है, रक्त ही होता है। अभी बता के गया हूं कि ये सारी चीजें रक्त में मिक्स होती हैं और वही चीजें लेके जाती हैं। ठीक है, इसके बाद में हृदय, हृदय एक पंप की तरह कार्य करता है। पंप का मतलब जैसे हमारे घरों में मोटर होती है, ठीक है, मोटर जो होती है और उनको मोटर से अपने पाइपों से जोड़ते हैं, ठीक है, पाइपों से उसको हम बाथरूम में लेके जाते हैं, रसोई घर में लेके जाते हैं, जहां पर अपने और चीजें पानी का यूज होता है वहां पर अपने अलग अलग पाइपें लगाई होती हैं, वहां पर पानी अपने ऊपर टंकी रखी होती है, टंकी से पानी आता है, लेकिन अपने पानी को टंकी में कैसे पहुंचाते हैं, मोटर के द्वारा तो पहुंचाते हैं। ठीक है, उसी प्रकार हमारा हृदय भी उसी तरीके से काम करता है। अशुद्ध रक्त को कहां भेजना है, शुद्ध रक्त को कहां भेजना है, किस रक्त को किस वाहिनी से लेके आना है, ये सारा काम जो होता है वो हृदय ही संभालता है। साथ के साथ आपको मजाक में बात है वो बता देता हूं, ध्यान दे लेना, जो आपकी लव फीलिंग होती है वो माइंड की होती है, दिल की नहीं होती। क्या बता रहा हूं, जो लव फीलिंग होती है वो माइंड की होती है, मस्तिष्क की होती है, ब्रेन की होती है, दिल की नहीं होती। दिल कभी नहीं टूटता, ठीक है, दिल नहीं टूटता कभी, इस चीज का थोड़ा ध्यान दे लेना। साइंस बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा ये। ठीक है, आगे बात करते हैं, कार्य क्या क्या है किसके, रक्त परिसंचरण के हमारे शरीर में क्या क्या कार्य है, रक्त परिसंचरण के हमारे शरीर में कार्य क्या है, अभी वैसे बता के क्यों, बाकी लिखा हुआ है, ये मैं आपको बोल के बता देता हूं। पोषक पदार्थों को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना, कि हमने जो भोजन खाया है, भोजन पच गया, भोजन पचने के बाद में जो पोषक पदार्थ हमने हमारी बॉडी में अवशोषित कर लिए, उसके बाद में वो रक्त में मिक्स होते हैं। अब कौन से पदार्थों को कहां लेके जाना है, ठीक है, वो डिसाइड लेके जाने का काम कौन करेगा, रक्त करेगा, अंगों, विभिन्न अंगों तक, जिस अंग में जिस पोषक पदार्थ की जरूरत है वहां पर कौन लेके जाएगा जी, रक्त लेके जाएगा हमारा। उत्सर्जित पदार्थों को शरीर के विभिन्न अंगों से उत्सर्जन तंत्र तक लाना। अब बोल रहा है कि जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, उत्सर्जित पदार्थ हैं हमारे शरीर में, जो हमें टॉक्सिक पदार्थ हैं, जो हमें हमारे शरीर में अगर रहेंगे तो वो हानि पहुंचाएंगे, जैसे यूरिक हो गया, यूरिक एसिड हो गया, यूरिया हो गया, ठीक है, अमोनिया हो गया, ये सारे हमारे यूरिन में होते हैं, यूरिन के अंदर होते हैं। तो वो जब यूरिन बनता है किडनी तक उनमें कौन लेके आता है, उन्हें रक्त ही लेके आता है। उसके बाद में देखें, हार्मोन से ग्रंथि लक्ष्य तक, आपको पता है ग्रंथियां हार्मोन्स का स्रावन करती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन्स का स्रावन करती हैं, और उनके लक्ष्य अंगों तक लेके कौन जाता है, रुधिर ही तो लेके जाता है। कौन लेके जाता है जी, रुधिर लेके जाता है। ठीक है जी, उसके बाद में CO2 और O2 को कोशिका से फेफड़ों तक, यानी कि देखो एक प्रोसेस चलता है, ये होती है जी हमारी कोशिका, ठीक है, ये होता है हृदय और ये होता है जी हमारा फेफड़ा। ठीक है, उल्टा बना दिया, थोड़ा सा सही करते हैं, कोशिका यहां बना देते हैं, यहां पे बना देते हैं अपना फेफड़ा। ठीक है, फेफड़े से ऑक्सीजन आती है हृदय के पास, हृदय से जाती है कोशिका के पास, कोशिका से अशुद्ध वायु आती है हृदय के पास और हृदय से आती है फेफड़ों के पास। ये सारा डिसाइड कौन करता है, ये सारा काम जो हो रहा है, माध्यम कौन प्रदान करता है जी, माध्यम हमारा रक्त प्रदान करता है। इसमें जो इंपॉर्टेंट, इस स्लाइड में आपके लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे मैंने लाइनें जो लिखी है वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन बनता है, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फिर स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट इसका। चलिए, अपने रुधिर वाहिनियों की बात कर ली थी, अब अपने बात करते हैं रक्त की, किसकी, रक्त या रुधिर, ब्लड। ठीक है जी, बता दिया था मैंने, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। कौन सा ऊतक है जी, तरल संयोजी ऊतक है। हमारे शरीर में रक्त ही एक ऐसा ऊतक है जो तरल रूप में, लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। अगली बात देखते हैं, रक्त का पीएच मान। पीएच मान होता है इसका 7.4, यानी कि हल्का सा क्षारीय। अम्ल क्षार आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो शायद मेरी वीडियो डाली हुई है, नहीं डाली हुई तो डाल देंगे। ठीक है, रक्त का पीएच मान कितना, 7.4। डायरेक्ट एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, कोई किंतु परंतु नहीं है, लाइन टू लाइन क्वेश्चन करवा दिया है। पीएच मान कितना होता है, 7.4। स्वस्थ व्यक्ति में रक्त की मात्रा होती है 5 से 6 लीटर। लीटर पूछा है, एचपी नहीं पूछा, ग्राम नहीं पूछा,
आपने कई बार विचार किया होगा ना, देखा होगा, खून टेस्ट करवाने जाते हो, मेरे तो जी 5 ग्राम ही खून है, 6 ग्राम ही खून है, 11 ग्राम खून है, तो वो क्या होता है? वो रक्त का वजन नहीं होता या उसकी मात्रा नहीं होती, वो होती है हीमोग्लोबिन की मात्रा। उसके बारे में आगे बात करेंगे। तो हमारे जो स्वस्थ व्यक्ति होता है उसके अंदर अगर रक्त देखें तो 5 से 6 लीटर इसके अंदर जो व्यक्ति के अंदर जो रक्त पाया जाता है, ठीक है। ये शरीर का 5 से 11% भाग बनाता है। हमारे शरीर का कुल भाग देखें तो 5 से 11% कौन बनाता है जी? हमारा रक्त ही बनाता है, ठीक है। साथ ही साथ बता देता हूं 65 से 70% हमारे शरीर का भाग जल बनाता है। 65 से 70% हमारी बॉडी के अंदर जल ही पाया जाता है, ठीक है। अब रक्त के 2 भाग होते हैं, पीछे करवा दिया, अभी पिछली स्लाइड में करवाया था। कौन कौन से? प्लाज्मा और रुधिर कणिका। प्लाज्मा में जो रक्त का 55% भाग होता है, किसका? रक्त का 55% आपका प्लाज्मा होता है और 45% आपका जी रक्त कणिकाएं होती हैं। कितने परसेंट? 55% प्लाज्मा और 45% रुधिर कणिकाएं। अब थोड़ा सा समझना, ये जो रक्त आपका 55% है, क्या जी? रक्त का 55% है। इस 55% का 90% 90 से 92% जल होता है, बाकी 8 से 10 बचा हुआ प्रोटीन। कौन कौन से? एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिन। एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिन। तो एल्बुमिन क्या काम करता है? एल्बुमिन करता है प्रासरणीय दाब का नियंत्रण करता है। किसका नियंत्रण करता है जी? प्रासरणीय दाब का। किसका नियंत्रण करता है जी? प्रासरणीय दाब का। प्रासरणीय दाब का मतलब होता है हमारे शरीर में जो जितनी भी विक्रियाएं होती हैं, जो पदार्थों का आदान प्रदान होता है कोशिका के अंदर, कोशिका के अंदर पदार्थ, कोशिका वाले चैप्टर में करवाएंगे, उसमें क्या होता है? पदार्थों के अंदर जो पदार्थों का आदान प्रदान होता है वो प्रासरण के द्वारा होता है, उच्च सांद्रता से। प्रासरण क्या होता है? जो आपका प्रासरण होता है वो होता है जल का या द्रव्य पदार्थों का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करना। उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करना, जिसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, उसका नियंत्रण कौन करता है? आपका एल्बुमिन करता है। तो ग्लोबुलिन क्या करता है? ग्लोबुलिन करता है प्रतिरक्षा तंत्र का विकास। हमारे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र विकसित होते हैं। अब ये प्रतिरक्षा तंत्र क्या होता है? प्रतिरक्षा तंत्र होता है जी आपका, क्या होता है? प्रतिरक्षा तंत्र होता है जी आपका हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है। आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे जल्दी बीमार हो जाते हैं या बुजुर्ग जल्दी बीमार हो जाते हैं क्योंकि उनकी प्रतिरक्षा तंत्र वीक हो जाती है, ठीक है। लेकिन जो वयस्क मनुष्य होते हैं, हम जल्दी से बीमार नहीं होते क्योंकि हमारे अंदर रोगों से लड़ने की क्षमताएं अभी तक पूर्ण विकसित होती हैं, इसलिए हम रोगों से लड़ जाते हैं। तो हमारे शरीर के अंदर ये विकास कौन करता है? ग्लोबुलिन। फाइब्रिन क्या करता है? रक्त का थक्का बनाना। अब रक्त का थक्का या ब्लड क्लोटिंग क्या होती है? कई बार आपने देखा होगा कि आपके चोट लग जाती है तो आपके क्या रक्त का स्त्राव होने लग जाता है। किसका स्त्राव होने लग जाता है जी? रक्त का स्त्राव होने लग जाता है। इस रक्त स्त्राव को रोकने के लिए आपने देखा होगा कई देर तक रक्त स्त्राव होता है, लगभग 1-2 मिनट, मैक्सिमम 2-3 मिनट तक होता है। उसके बाद में क्या होता है? ये रक्त स्त्राव होता है जो आपका रुक जाता है। जो आपका रक्त स्त्राव होता है वो आपका क्या होता है? रुक जाता है, ठीक है। तो रक्त स्त्राव रुक जाता है, यानी कि वहां पर एक पतली लेयर बन जाती है, एक परत बन जाती है, हल्की सी जालनुमा संरचना बन जाती है। तो वो उसका काम कौन करता है? ये फाइब्रिन करता है, ठीक है। ये प्रोटीन होते हैं। अब ब्लड क्लोटिंग कैसे होते हैं सारा करवाएंगे, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है जब तक हम बैठे हैं। अब अपने बात करते हैं रुधिर कणिकाओं की। रुधिर कणिकाएं कितनी होती है? 45%। कितनी होती है जी? 45%। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने आगे बात करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, 2 सेकंड का टाइम है आपके पास। चलिए अब बात करते हैं रुधिर परिसंचरण, यानी कि ये सारा सिस्टम काम कैसे करता है, कौन कौन इसमें होते हैं भाग, क्या क्या इसके भाग होते हैं, ये सारा सिस्टम काम कैसे करता है हमारी बॉडी में, ठीक है। तो मैं आपको पहले बता चुका हूं, जो दिल का काम होता है, जो हृदय का काम होता है, जो हार्ट का काम होता है, वो रक्त का आदान प्रदान करना होता है। कौन से रक्त को कहां भेजना है, कौन से रक्त को कहां भेजना है, इसके अलावा इसका कोई काम नहीं होता, ठीक है। तो फालतू में दिल को बदनाम मत किया करो। चलिए टॉपिक पे आते हैं। तो रक्त के जो इसको पूरा बोलते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र या रुधिर परिसंचरण तंत्र। इसके 3 भाग होते हैं। क्या क्या होते हैं जी? एक होता है रुधिर, दूसरा होती है रुधिर या रक्त वाहिनी, और तीसरा होता है जी आपका हृदय। तीनों को अलग अलग पढ़ेंगे। पहले अपने बात कर लेते हैं रुधिर की मोटी मोटी बातें, फिर रुधिर को भी अपनी पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। ब्लड ग्रुप तक भी, कौन से ब्लड ग्रुप होते हैं, रक्त का थक्का कैसे बनता है, कौन से प्रोटीन काम में आते हैं, सारी चीजों के बारे में अपने डिस्कस करेंगे। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। बहुत साफ साफ राइटिंग में मैंने लिखा हुआ है, एक एक लाइन लिखी हुई है, फिर भी मैं आपको एक एक लाइन पढ़ के बताऊंगा। कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है वो रुधिर से, हृदय से, परिसंचरण से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ टॉपिक पड़ता है बाकी टॉपिक से।
या तो मस्तिष्क से क्वेश्चन पूछता है या हृदय से। पाचन से भी वैसे पूछता है, करवा दिया मैंने, पाचन करवा दिया मैंने आपको, और वो आपको मस्तिष्क करवा दिया, 2 टॉपिक मैंने करवा दिए। उत्सर्जन भी करवा दिया जहां तक मुझे याद है, हाँ करवा दिया मैंने उत्सर्जन भी। उसके बाद में अपने बात करते हैं इसके रुधिर परिसंचरण के बारे में। चलिए देखते हैं रुधिर में क्या होता है। जो रुधिर होता है या रक्त होता है उसमें होता है जी प्लाज्मा और रुधिर कणिकाएं। सर हमें कैसे पता, ये तो आपने बताया है। तो इसका पता लगाने के लिए आपने कभी देखा होगा, कभी आपने अपनी बॉडी का ब्लड टेस्ट करवाया होगा, तो आप देखते हो कई बार, तो जहां पर जो लैब टेस्ट होते हैं, जहां पे आपके ब्लड टेस्ट होता है, वहां पे लैब होती है, उसके अंदर सीबीसी वाइल होती है। उस वाइल को सेंट्रीफ्यूज, जब आप अपने ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करते हो तो उसमें क्या होता है, आरबीसी और प्लाज्मा अलग अलग हो जाते हैं। तो जो प्लाज्मा होता है ना वो हल्के पीले रंग का होता है और ये रुधिर कणिकाएं अलग हो जाती हैं। तो आपके प्लाज्मा में क्या होता है, 90 से 92% जी आपके जल होता है। एवरेज बता रहा हूं, 90 से 92% के बीच में जल होता है। 8 से 10% के बीच में होता है जी आपका प्रोटीन। 8 से 10% के बीच में होते हैं जी आपके प्रोटीन। प्रोटीन के नाम याद आपको रखने हैं। प्लाज्मा में कौन कौन से प्रोटीन होते हैं, तो एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन और फाइब्रिन, ये 3 आपको नाम याद रखने हैं। प्रोटीन कौन कौन से होते हैं जी, एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन और फाइब्रिन। कौन कौन से, एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन और फाइब्रिन। एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन और फाइब्रिन, ये 3 प्रकार के जो आपके प्रोटीन होते हैं, किसमें होते हैं जी, आपके प्लाज्मा में होते हैं। कितने परसेंट की मात्रा होती है, 8 से 10% आपकी इसकी मात्रा होती है। इसके बाद में जो बचा हुआ रुधिर कोशिकाएं हैं कौन कौन सी होती है जी, आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है और प्लेटलेट्स होती है। आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है और प्लेटलेट्स होती है। आरबीसी रुधिर, लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं या डब्ल्यूबीसी को व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है, और प्लेटलेट्स, ये 3 प्रकार की हमारी बॉडी के अंदर सेल पाई जाती है। एक एक के बारे में अपने रुधिर में डिस्कस करेंगे। आगे बात करते हैं रक्त वाहिनियां। रक्त वाहिनियां होती हैं जी 2, कौन कौन सी, एक होती है जी धमनी और दूसरी होती है जी आपकी शिरा। शिरा नहीं है ये खाने वाला, शिरा है। क्या है, शिरा, धमनी, शिरा, नाम से पता लग रहा है ना ये कुछ अजीब से है। मैं आपको एक चीज बताता हूं, देखो कैसे पहचानोगे धमनी और शिरा को। बहुत किताब में ये शायद नहीं दिया होगा, लेकिन मैंने अपने बुक से देखा था, सॉरी बुक से नहीं, किसी टीचर से सुना था, तो उन्होंने भी कहीं पढ़ा होगा। चलो अपने उसके बारे में नहीं चर्चा करते, अपने नॉर्मल आपको पहचान करने के लिए बताता हूं। आप अपने हाथों पे देखना, आपको अपनी वेंस दिखाई दे रही होगी। अपने हाथों पे अभी देख लो, आपको वेंस दिखाई दे रही होगी, जो आपको या तो हरे रंग की दिखाई देती है या नीले रंग की दिखाई दे रही होगी ऊपर ऊपर, तो वो शिराएं होती हैं। क्या होती है जी, वो शिराएं होती हैं। आगे बताऊंगा इसमें सारा, ठीक है। धमनी होती है, वो शिराओं के नीचे या गहराई में स्थित होती है। चलिए पहले अपने धमनी की बात कर लेते हैं। ये धमनी क्या काम करती है, अब धमनी का बात देख लेते हैं। धमनी क्या काम करती है, धमनी काम करती है जी रुधिर को हृदय से अंगों तक लेके जाती है। कहां से, हृदय से अंगों तक। चलिए आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास करते हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको बाद में दिक्कत ना आए। अब मैं इसको मिटाने जा रहा हूं। अब देखिए, ये है हमारा हृदय, अलग से बनाएंगे इसको, अच्छा डायग्राम बनाएंगे, हम सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं। धमनी क्या काम करती है, कौन, धमनी, धमनी कर रही है जी, ये है हमारे शरीर के अंग, ठीक है जी। और सही है। तो जो धमनी होगी वो क्या काम करेगी, हृदय से अंगों तक रुधिर लेके जाएगी। यानी रुधिर कहां जाएगा, हृदय से अंगों तक। कौन लेके जाएगी, धमनी लेके जाएगी, ठीक है जी, लेकर जाती है। धमनी क्या काम करती है, हृदय से रुधिर कहां जाएगा, अंगों में, क्योंकि क्यों लेके जाएगा, क्योंकि ये शुद्ध रक्त का वहन कर रही है। क्यों लेके जाएगा, अंगों को शुद्ध रक्त की जरूरत है ना, अशुद्ध रक्त की। शुद्ध रक्त का मतलब होता है O2 जलित, यानी कि उसके रक्त के अंदर ऑक्सीजन मिली हुई होगी, वो जाएगी अंगों के पास। कौन लेके जाएगा, हृदय भेजेगा। लेके कौन जाएगी, धमनी, किसके पास, अंगों के पास। समझना ध्यान से, धमनी क्या काम करती है, धमनी करती है जी शुद्ध रक्त का वहन। शुद्ध रक्त का मतलब होता है ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ जो रक्त होता है उसे लेके जाती है धमनी, कहां, अंगों के पास, ठीक है, वहन करती है। उसके बाद में शरीर में गहराई में स्थित होती है, यानी अभी बताया मैंने, ये हमें शरीर में बाहर से दिखाई नहीं देती, शिराएं हमें शरीर में बाहर से दिखाई दे जाती हैं। जो शिराएं होती हैं वो हमें शरीर में बाहर से दिखाई दे जाती हैं। अभी मैंने आपको बताया, ये थोड़ा सा देखिए आप, ये देखिए हल्की हल्की आपको दिखाई दे रही होगी,
ठीक है, तो ये जो वेन्स होती हैं वो शिराएं होती है, धमनी हमारे शरीर में गहराई में स्थित होती हैं। अब यहाँ पे मैंने एक लाइन लिखी हुई है, फुफ्फुस धमनी को छोड़कर। याद रख लेना, सारी धमनियां होती है, जितनी भी धमनी होगी वो शुद्ध रक्त का वहन करेगी, सिर्फ एक धमनी को छोड़कर, कौन सी? फुफ्फुस धमनी। तो फुफ्फुस धमनी क्या करती है सर? फुफ्फुस धमनी करती है जी अशुद्ध रक्त का वहन। किसका वहन? अशुद्ध रक्त का वहन करती है। ठीक है, इसमें रुधिर, अगली बात धमनी की बात कर रहे हैं, इसमें रुधिर अधिक दाब से गति करता है। धमनी में जो रक्त होता है वो शिरा की अपेक्षा, किसकी अपेक्षा? शिरा की अपेक्षा अधिक दाब से गति करता है, अधिक दाब से और अधिक गति से बहता है। ठीक है, इसकी भित्तियां चिपकती नहीं है, यानी कि जो धमनी की ये भित्तियां होती हैं अंदर वाली, ये आपस में चिपकती नहीं है। क्यों नहीं चिपकती? क्योंकि पहले ये अधिक ज्यादा प्रेशर से रक्त इसमें बह रहा है, बहुत तेज गति से बह रहा है, तो चिपकने का प्रयास नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। धमनियों के मध्य स्तर, धमनियों के मध्य स्तर यानी कि ट्यूनिका मीडिया में अधिक पेशी तंतु होते हैं, अधिक पेशी तंतु होते हैं। उसके बारे में आगे बात करेंगे अपने। इसके बाद में मृत्यु के बाद धमनी खाली हो जाती है। इसका मतलब क्या है? मान लीजिए किसी इंसान, आपको पता है कि जो घड़ा बना है वो फूटेगा भी, जो घड़ा बना है वो फूटेगा। तो जब इंसान की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, उसका जो संसारिक यात्रा होती है वो पूर्ण हो जाती है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उसकी जो रक्त धमनियां होती है वो पूर्णतः खाली हो जाती है, पूर्णतः उसमें रक्त नहीं रहता। ठीक है, धमनियों में कोई कपाट नहीं होते। धमनियों में क्या होता है? कोई कपाट। कपाट क्या होते हैं? जो रक्त को विपरीत गति करने से रोकते हैं। रक्त को विपरीत, रक्त की दिशा मान लीजिए इस तरह से रक्त बह रहा है, तो उसको कपाट होते हैं, वो इस तरह से नहीं बहने देते। तो रक्त धमनियों में कोई कपाट नहीं होते। किसमें? धमनियों में कोई कपाट नहीं होते। ये अपने धमनी की बातें होगी, इतनी है। इसके बाद में बात करते हैं अपनी शिराओं की, जो मैंने अभी आपको दिखाई है, आप अपने हाथों पे देख सकते हो, आराम से दिखाई। जो डॉक्टर आप टेस्ट करवाते हैं, डॉक्टर आपकी वेंस से, जो, क्योंकि शिरा को वेंस ही बोलते हैं इंग्लिश में, आपकी वेंस से जब ब्लड निकालता है तो वो शिरा से ही ब्लड निकालता है, अशुद्ध रक्त ही निकालता है, CO2 जनित ही रक्त निकालता है। और जो आपको नीली नीली या हरी दिखाई दे रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड उस रक्त में मिला होता है, उसकी वजह से ये शिराएं आपको नीली या हरी दिखाई देती हैं। ये पतली व कम लचीली होती है, पतली भी होती है और कम लचीली भी होती है। अंगों से रुधिर को हड्डी तक लेके आती है, यानी कि ये क्या काम करती है? अंगों से रक्त कहां आएगा? हृदय में आएगा, तो लेके कौन आएगी? इसको शिरा लेके आएगी। कौन लेके आएगी? जी आपकी शिराएं लेकर आएंगी। लेकिन वही फुफ्फुस शिरा, कौन? फुफ्फुस शिरा, फुफ्फुस शिरा होती है वो आपकी किस रक्त का वहन करेगी? शुद्ध रक्त का वहन करेगी। इसमें रुधिर की विपरीत गति, आगे बात करते हैं, सॉरी, शरीर की गहराई में स्थित नहीं होती, यानी कि जो शिराएं होती हैं, अभी मैं बता के गया हूं, हमारी शरीर की गहराई में स्थित नहीं होती है, शरीर के ऊपर आपको आराम से दिखाई दे जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें रुधिर विपरीत गति को रोकने के लिए कपाट पाए जाते हैं। इसमें रुधिर एक ही दिशा में गति करता है, उसको विपरीत गति में रोकने के लिए, उसको अपोजिट डायरेक्शन में उसको गति को करने को रोकने के लिए उसके अंदर कपाट पाए जाते हैं। किसके अंदर? शिराओं के अंदर क्या पाए जाते हैं जी? कपाट पाए जाते हैं। रक्त मान लीजिए एक शिरा के अंदर एक दिशा में बह रहा है, तो उसको विपरीत दिशा में बहने को रोकने के लिए कपाट पाए जाते हैं। रुधिर कम दाब व कम गति से बहता है, यानी कि धमनी की अपेक्षा शिराओं में रक्त होता है वो कम दाब से बहता है, कम दाब से बहता है। ठीक है, अशुद्ध रक्त, अशुद्ध का मतलब होता है CO2 जनित रक्त होता है, CO2 जनित रक्त होता है वो आता है इसके अंदर। ठीक है, अब इसके बारे में आगे बात करते हैं। इसकी भित्ति चिपकने वाली होती है, बताइए कम दाब से रक्त वहन करेगा तो चिपकेगी, कोई दिक्कत नहीं। मृत्यु के बाद इसमें भी रक्त रहता है, यानी कि मृत्यु हो जाने के बाद भी कुछ समय तक जो आपकी शिराएं हैं उसके अंदर रक्त उपस्थित रहता है। मृत्यु होने के बाद भी कुछ समय तक आपके इसके शिराओं के अंदर जो रक्त होता है वो प्रेजेंट रहता है। रुधिर को एकत्र करने का कार्य करती है, यानी कि हमारा बॉडी का जितना भी रक्त होता है उसे इकट्ठा करने का काम कौन करती है? शिराएं करती हैं। उसके बाद में ये फेफड़ों के बाद ऑक्सीजन वहां से बाहर निकाल दी जाती है, जहां पर जिस चीज की जरूरत होती है वो उनको भेज देता है। तो धमनी और शिरा आपको शुद्ध और अशुद्ध रक्त का बातें आपको ध्यान रखनी है, ये सारी बातें मैंने आपको बता दी है। इसके बाद मैं आपको एक चीज और बताता हूं, यहां पर लिखा हुआ है रक्त वाहिनियां, ये इस तरह से होती है दोस्तों। ये मान लीजिए सारी धमनियां हैं, ये होगी आपकी धमनी और ये होगी आपकी शिरा, समझाने के लिए बता रहा हूं थोड़ा सा। तो इनको जोड़ने के लिए आपस में, इस तरह से आपस में जोड़ने के लिए कौन पाई जाती है जी? रक्त वाहिनियां पाई जाती हैं। ये बहुत ही बारीक होती है, बहुत ही महीन नलिकाएं होती है, बहुत ही पतली नलिकाएं जो धमनी को, शिरा को धमनी से जोड़ती हैं। पोषक पदार्थ और सर्जी पदार्थ जैसे आदि पदार्थों का आदान प्रदान भी इन्हीं के द्वारा होता है, यानी कि धमनी से शिरा और शिरा से धमनी, इन पदार्थों का आदान प्रदान और किसके द्वारा होता है? जी आपकी रक्त वाहिनियों के द्वारा होता है। ठीक है, तो मैंने पूरा प्रयास किया आपको समझाने का।
अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट में बता देना, कोई चीज नहीं समझ आए तो पूछ लेना। अगर मेरी आवाज आपको ज्यादा स्पीड लग रही है कि सर धीरे बोलिए तो भी मुझे बता देना। कोई इस क्लास के अंदर आपको कमी दिखाई दे तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना, पर इस क्लास को पूरा देखना, ठीक है। तो आगे अपनी बात करते हैं, अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने इसके बारे में आगे विचार करते हैं। चलिए अब बात करते हैं अपने आरबीसी की। किसकी? आरबीसी की। आरबीसी इसका पूरा नाम होता है रेड ब्लड सेल्स या लाल रुधिर कणिकाएं। सभी जानते हैं इसको, लेकिन इसका अन्य नाम आपको याद रखना है, एरिथ्रोसाइट। ये नाम आपको याद होना चाहिए। क्या नाम होता है जी? एरिथ्रोसाइट। पूछा गया क्वेश्चन एग्जाम में, एरिथ्रोसाइट। आरबीसी होती है वो कोशिका सिद्धांत का अपवाद होती है। कोशिका सिद्धांत का अपवाद। कोशिका सिद्धांत क्या होता है कोशिका वाले चैप्टर में करेंगे अपने। एक कोशिकाओं से दो कोशिकाओं का निर्माण या पुरानी कोशिकाओं से नई कोशिकाओं का निर्माण। तो कोशिका विभाजन के द्वारा कोशिका, एक कोशिका से दो कोशिकाएं बनती हैं। तो इसमें कोशिका विभाजन आरबीसी में नहीं होता। आरबीसी में कोशिका विभाजन नहीं होता, तो ये कोशिका सिद्धांत का क्या हो जाती है? आरबीसी आपका अपवाद हो जाती है। आरबीसी आपने देखा होगा मानव में पाई जाती है। आरबीसी में क्या होता है? केंद्रक अनुपस्थित होता है। केंद्र क्या होता है? अनुपस्थित होता है। केंद्र क्या होता है जी? अनुपस्थित होता है। केंद्र क्या होता है जी? अनुपस्थित होता है। किसके अंदर? मानव की आरबीसी होती है। लेकिन इसका भी अपवाद है। इसका अपवाद क्या? ऊंट, यानी कि ऊंट की आरबीसी जो होती है उसके अंदर केंद्रक पाया जाता है। ऊंट की जो आरबीसी होती है उसके अंदर क्या होता है जी? केंद्रक पाया जाता है। एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा था। तो सर अब आरबीसी का निर्माण तो एक कोशिका विभाजन से, एक कोशिकाएं दो कोशिकाएं तो बन नहीं रही, एक कोशिकाओं से दो कोशिकाएं तो आरबीसी के द्वारा बन नहीं रही, फिर कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है? तो निर्माण के लिए आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, प्रारंभ में यानी कि जब फर्टिलाइजेशन या निषेचन के बाद जो योग सेल होती है वहां से होती है जी आपकी आरबीसी का निर्माण। अब वो प्रारंभ में योग सेल आरबीसी का निर्माण करते हैं, धीरे धीरे बदल जाता है, भ्रूणीय अवस्था आती है जब, यानी कि फिटस, जिसको आप फिटस बोलते हैं, भ्रूणीय अवस्था या फिटस में आरबीसी का निर्माण होता है जी यकृत में। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण यकृत में होता है। स्टार लगा लेना इसको, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। वयस्क में, यानी कि हमारे अंदर आरबीसी का निर्माण जब हम वयस्क हो जाते हैं, जब हमारे शरीर में बोन मैरो बन जाती है, उस टाइम अस्थि मज्जा या बोन मैरो के अंदर आरबीसी का जो निर्माण होता है। किसके अंदर होता है जी? आरबीसी के अंदर निर्माण, इसका बोन मैरो के अंदर आरबीसी का निर्माण होता है। ये बात आप ध्यान में रख लेना। जीवन काल की बात करें, यानी कि कितने दिन जीवित रहती है? तो 120 दिन जीवित रहती है। कितने दिन जीवित रहती है जी? 120 दिन तक जीवित रहती है। संख्या कितनी होती है इसकी? इसकी संख्या होती है 5.55 मिलियन। एक घन का जो आकार होता है उसके अंदर कितनी पाई जाती है जी? 5.55 मिलियन आरबीसी आपकी पाई जाती है। आरबीसी का कब्रिस्तान ये होता है जी आपका प्लीहा, यानी कि आरबीसी जब मरती है 120 दिन बाद में तो कहां मरती है? प्लीहा के अंदर। इसलिए आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? आरबीसी का शमशान घाट किसे कहते हैं? तो यह कहते हैं प्लीहा। प्लीहा को सामान्य भाषा में तिल्ली बोलते हैं। कई बार एग्जाम में प्लीहा लिखा हुआ ही नहीं होता, सीधा तिल्ली लिखा हुआ आता है। तो आपको ध्यान में रखना है आरबीसी का जो निर्माण होता है वो आरबीसी का कब्रिस्तान होता है जो प्लीहा या तिल्ली होता है। या वहीं पर आप ध्यान में रखिए, जो आरबीसी होता है, जो प्लीहा होता है, वो आरबीसी का ब्लड बैंक भी कहते हैं। आरबीसी का ब्लड बैंक किसे कहते हैं? आरबीसी का ब्लड बैंक आपका तिल्ली को या प्लीहा को बोलते हैं। अब आपने देखा होगा कि आरबीसी सर रेड कलर की होती है ना, तो जो लाल वर्ण होता है वो एचबी होता है। क्या होता है जी? एचबी होता है। लेकिन वास्तव में एचबी नहीं होता, क्योंकि हीमोग्लोबिन का सामान्य कलर होता है बैंगनी। कौन सा कलर होता है जी? बैंगनी। फिर सर ये लाल क्यों होता है? जब ये एचबी ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है, जब ये एचबी ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है तो बनाता है HbO2। क्या बनाता है जी? HbO2। इसे बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं जी? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं।